पिछली बार गए थे तो मुझे बस एक ही चीज़ याद है, बड़ा चौक। नहीं तो सीधा ये क्लियर नहीं। हम ठीक हो जाएगा ना, घुटना टूट गया क्या पूरा? तो गाइज ये मैं हूं, पर मेरी कहानी इतनी सिंपल है नहीं। मेरी कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। तो गाइज इससे पहले मैंने आज तक कभी भी YouTube पे अपनी लाइफ जर्नी को शेयर नहीं किया, और आप और मैं क्यों रिलेट कर सकते हैं इस लाइफ जर्नी से, इसका रीजन सिर्फ एक ही है। अगर आप 10th तक एवरेज स्टूडेंट थे तो आप मुझसे रिलेट कर सकते हो। अगर आप आर्मी, इंडियन नेवी, डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए बहुत 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 क्रेजी हो तो आप मुझसे रिलेट कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ फेलियर्स आए हैं, आपकी लाख कोशिशों और मेहनतों के बाद भी सिर्फ फेलियर्स आए हैं, तो आप मुझसे रिलेट कर सकते हो। और जब लाइफ में एक बार सक्सेस ने दरवाजा खटखटाया तो शायद किस्मत को मंजूर नहीं था और फिर से फेलियर ही हाथ लगा, तो आप मुझसे रिलेट कर सकते हो। तो इस कहानी को स्टार्ट करते हैं 1998 से। हाँ गाइज, ये एक पिक्चर है मेरी, पापा, मम्मी, नंदन। मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल में पला बड़ा, क्योंकि पापा की पोस्टिंग वेस्ट बंगाल में थी। रानीश्वर ब्लॉक था, ये हमारा पुराना घर है, ये सरकारी क्वार्टर था। वैसे देखने के लिए अभी तो ऐसा लगता है कि इसमें हम 4 जना शायद बहुत मुश्किल से बैठ पाए, पर एक टाइम पे मैंने अपने चाइल्डहुड को यहाँ पे बिताया है। फिर अब मैं अच्छी पढ़ाई के लिए वहां से शिफ्ट होके आ गया देवघर। देवघर को तो आप सब जानते हो, जी हाँ, देवों का घर देवघर, जहाँ पे हमारे महादेव विराजमान है। यहाँ पे आने के बाद मेरी एडमिशन हुई डीएवी में। 10th तक की पढ़ाई मैंने डीएवी में की। उतने टाइम तक मुझे समझ नहीं था कि पढ़ाई करके लाइफ में कुछ अचीव करना है या पढ़ाई करने से कुछ होने वाला है। दोस्त थे 4-5। फर्स्ट टाइम 8th स्टैंडर्ड में मेरे हाथ में बाइक लग गई थी, फोन था मेरे पास एक सैमसंग का। तो पढ़ाई से मेरा कनेक्शन धीरे धीरे दूर हो रहा था, और जितनी नेगेटिव चीजें हो सकती है जब आप एक एडल्ट एज में जाते हो, उन सारी चीजों में मेरी इन्वॉल्वमेंट कहीं ज्यादा थी। तो बेसिकली 10th में मेरे मार्क्स बहुत पुअर हो गए। बहुत पुअर इन द सेंस कि 7.8 CGPA। पेरेंट्स को लगा कि अब शायद बहुत मुश्किल होगा फिर से इसके लिए सब कुछ पकड़ना पढ़ना, तो मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। अब बोर्डिंग स्कूल भी ऐसा वैसा नहीं, बोर्डिंग स्कूल देहरादून, द एशियन स्कूल, जहाँ पे ना आपके पास फोन है ना लैपटॉप है। अगर आप एक बार अंदर चले गए तो बाहरी दुनिया से आपका कनेक्शन कट। हालांकि एशियन स्कूल जाने के टाइम पे तो मैं बहुत घबरा रहा था कि बोर्डिंग स्कूल जाना पड़ेगा। शायद मैं बहुत डर रहा था कि मैं नहीं रह पाऊंगा बिना दोस्तों के, पापा मम्मी के। कभी आज तक मैं बाहर पेरेंट्स को छोड़ के रहा नहीं, तो बहुत होम सिकनेस, फोबिया सब कुछ था अंदर। बट होता है ना लाइफ में, जब आपको लिखा है कहीं जाना, आपके नहीं चाहने के बाद भी आप वहां चले जाते हो। तो जब फाइनली मैं बोर्डिंग में चला गया तो समझ में आ गया कि अब कुछ बचा नहीं है करने के लिए लाइफ में। एक ही चीज बची है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। तो एज पेरेंट्स विश मैं पढ़ाई चालू कर दिया, और मुझे शायद धीरे धीरे इंटरेस्ट। आप जब तक पढ़ाई करते नहीं हो ना, आपको बहुत डर लगता है कि यार बहुत मुश्किल है, कैसे करेंगे ये वो। बट जब आप एक बार उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, फिर धीरे धीरे चीजों को समझने लगते हो, तो फिर आपको ईजी लगने लगता है। और ये ईजी आपको 8, 9, 10, 11, 12 के टाइम पे ही लग सकता है, क्योंकि अगर आप 12 तक आपने पढ़ाई नहीं करी, फिर बाद में जाके बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो सही टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने सही डिसीजन लिया, मुझे देहरादून भेज दिया। फिर मेरी 11th 12th में मैं साइंस लेके पढ़ाई करने लगा। तो जिस लड़के के 7.8 आए थे 10th में, बहुत मेहनत करने के बाद मेरे आ गए थे 88 परसेंटाइल, जो कि ऐसे तो कम है क्योंकि बहुत सारे 90 परसेंटाइल वाले हैं जिनका कुछ नहीं हो रहा। तो 88 परसेंटाइल पे प्राउड करने वाली कोई बात नहीं है, बट प्राउड इस चीज पे कर सकता हूँ कि जिसके 10th में 70 हो, और अगर वो 88 यानी कि 90 के आसपास पहुंच जाए तो साइंस के साथ, तो बहुत सही है उसका स्कोर। अब 12th में मेरा एक फ्रेंड सर्कल चालू होता है हॉस्टल के अंदर। आपको पता है कि आप लाइफ में कितने भी सारे फ्रेंड्स बना लो, पर जो हॉस्टल में फ्रेंडशिप होती है वो शायद लाइफ में दोबारा कभी कहीं भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास कोई फोन नहीं था, बाहर कोई कम्युनिकेशन करने का तरीका नहीं था, अंदर ही रहते थे। हमें यहाँ तक इवन ये भी नहीं पता था कि डीमोनेटाइजेशन हुआ है बाहर। जब हम दिवाली की छुट्टियों पे घर आए तो स्टेशन पे हमसे कोई करेंसी नहीं ले रहा था, पुरानी 500 और 1000 के नोट। तो हमें पता चला कि मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस कर दिया है 8 तारीख को। ये हमें एक्चुअल में पता भी नहीं था जब हम हॉस्टल के अंदर थे। न्यूज़पेपर आता था, पर आपको पता है कि कोई भी जनरली हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं नहीं, तो इतना हम अंदर सिक्योर थे कि हमें पता नहीं चलता था बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है हमारे आसपास। तो गाइस
जैसा मैं बता रहा था कि जब हम हॉस्टल में रहने लगे तो हमारा एक सर्कल, एक ग्रुप बन गया। एटलीस्ट रूम के अंदर जो 6 लोग रहते हैं उनके साथ ऐसी बॉन्डिंग हो गई जैसे आप अपने भाइयों के साथ घर पे रहते हो। उनके साथ सोना, उठना, सुबह जगना, वॉशरूम जाना। आप अगर आप कभी हॉस्टल में अपना टाइम आपने बिताया तो आप समझ सकते हो कि मैं कौन सी रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। कहने के लिए दोस्त होते हैं, 2 साल बाद वो भी अलग जगह, मैं भी अलग जगह आ गया हूँ आज लाइफ में, बट फिर भी उनके साथ जो बॉन्ड वो 2 साल का है वो शायद कभी नहीं भूल सकता मैं अपनी लाइफ में। बट उसमें होता क्या है कि आप 5-6 लोग एक रूम में रहते हो तो हर किसी से बॉन्डिंग होती है, बट कोई ना कोई 1-2 ऐसे खास हो जाते हैं जिनके साथ आपको ऐसा लगने लगता है कि स्कूल खत्म हो जाएगा, 12 से हम बाहर आ जाएंगे, बट फिर भी उनके साथ लाइफ चलती रहेगी। कभी भी उनके साथ आपकी बॉन्डिंग खत्म नहीं होने वाली। लाइफ जब तक खत्म नहीं होगी तब तक आपकी बॉन्डिंग खत्म नहीं होगी। तो ऐसा ही एक मेरा बेस्ट फ्रेंड, भाई कह लो, भाई की तरह बनता है एशियन स्कूल में, कि हम दोनों मतलब रूम में और सबके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर होता था, पर हम दोनों का हॉस्टल तक दोस्त, इवन 11 तक हम दोस्त भी नहीं थे, हम एक रूम में भी नहीं थे। 12 से हमारी दोस्ती ऐसी हुई कि उसके बाद बस पूछो ही मत। हम दोनों का घर आना जाना, साथ रहना, मतलब हमारी फ्रेंडशिप कब बदल गई, ऐसे लगने लगा कि ब्रदरहुड है हमारा, छोटा भाई और बड़े भाई की तरह, पता नहीं चला। तो मैं 12th करके एशियन स्कूल से निकलता हूँ, सारे दोस्त निकलते हैं, हम सबको पीछे छोड़ के हम लोग अलग अलग डायरेक्शंस में फिर से फैल जाते हैं, फिर से नई जगह, नए लोकेशन पे पहुंचते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिस ईयर मैं 12th दे रहा होता हूँ उस ईयर मेरे आधार में मेरा नाम एरर होता है। यहाँ से मेरी लक, अब आप देखो कि मेरे लक में कैसा, मतलब बिल्ली ने रास्ता काटा है मेरी किस्मत में, ये देखते जाओ। स्टोरी को अगर आपने यहाँ तक सुना है तो डेफिनेटली अब आपकी लाइफ में लगेगा कि आप मेरे से बहुत ज्यादा किस्मत वाले, आप फॉर्चुनेट हो और आप ट्राई करोगे जो भी चीज कर रहे हो उस चीज में। 12th में जब दे रहा होता हूँ मेरे सारे दोस्त जितने भी साइंस वाले हैं सब जेईई मेंस में अपीयर करते हैं। मैं भी जाता हूँ फॉर्म भरने के लिए, बट मेरी आधार कार्ड में एक एरर है। मेरा नाम जब आधार कार्ड बन रहा था तो किसी ने GAURAV गौरव को GO की जगह GA डाल दिया था। तो जब मैं डाल रहा था फॉर्म में तो उस नेम एरर की वजह से मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया फर्स्ट ईयर। तो मैं 2015 में मैंने 10th किया था, 17th में मैंने 12th किया था, 17th वाले जेईई मेंस में अपीयर नहीं हो पाया। प्रिपरेशन करने के बाद बोर्डिंग में ही मैंने थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया था, देखना चाहता था एक बार बैठ के कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, तो फिर उसी हिसाब से मैं ड्रॉप लेता या फिर नहीं लेता। फिर घर आया, घर वालों का प्रेशर था कि 1 साल ड्रॉप लेके देखो, शायद हो जाएगा तुम। मुझे भी अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ था कि शायद मैं कर लूंगा, क्योंकि उस बीच में गाइज मैंने एक बार NDA दिया था 2017 के टाइम पे। जब मैं 12th में था तो मैंने एक बार NDA का एग्जाम दिया था। फर्स्ट टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ, सेकंड टाइम पे मेरा NDA एग्जाम क्लियर हो गया। मेरे SSB आई थी कपूरथला में आई थी, सबसे फर्स्ट SSB मेरी, और फर्स्ट डे ही मैं आउट हो गया था, स्क्रीन आउट हो गया था SSB में। तो वहां से एक एग्जाम, एक पेपर निकलने के बाद आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट होता है कि हाँ आपके अंदर कुछ तो है, आप कुछ कर सकते हो। तो वो पहला एग्जाम था मेरी लाइफ का, कोई कॉम्पिटिटिव पेपर जो मैंने निकाला था अपनी लाइफ में। मेरे अंदर से मेरा कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट हुआ था, बट फिर भी डर लगता था एग्जाम से, एग्जाम फियर गया नहीं था मेरे अंदर से। फिर मैं घर आता हूँ, घर पे डिसाइड होता है कि आप 1 ईयर का ड्रॉप लो, शायद हो जाएगा आपसे। सब लोग, मामा लोग जितने भी हैं, सीनियर्स भैया लोग, सब लोग समझाते हैं 1 साल का ड्रॉप लो। वापस से देहरादून, क्योंकि मैं देहरादून में रह चुका हूँ, फैमिलियर हो गया था उस प्लेस से, तो अविरल क्लासेस खुली थी, नहीं तो 2-4 साल हो गए थे, पर मेरे स्कूल से बहुत सारे सीनियर भैया का रिजल्ट आया था वहां से, तो हम भी चले जाते हैं उसी रिजल्ट को देख के कि अविरल क्लासेस से प्रिपरेशन करना है। वैसे तो कोटा हर किसी का कहना होता है, बट मैंने सोचा कि देहरादून बहुत अच्छी जगह है, मेरे दोस्त हैं, काफी जानने वाले हो गए वहाँ पे 2-3 सालों में, तो देहरादून चले जाता हूँ वापस से फिर से अविरल क्लासेस में प्रिपरेशन करने के लिए। प्रिपरेशन करता हूँ, अच्छी खासी प्रिपरेशन भी होती है, एग्जाम्स में अपीयर करता हूँ। उस ईयर में एक बार और NDA ट्राई करता हूँ और मेरे 12th के रिजल्ट अच्छे होते हैं, 88 परसेंटाइल, तो मैं एक टेक एंट्री होती है, टेक्निकल एंट्री, TES करके, टेक्निकल एंट्री स्कीम आर्मी में, वो भी डालता हूँ। अब आप बोलोगे कि मेरे अंदर ये आर्मी का भूत कहाँ से सवार हुआ। अब मेरी लाइफ की दूसरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देखो आप। एक बार मैंने NDA दिया, नहीं निकला। सेकंड अटेम्प्ट NDA दिया, SSB में गया, स्क्रीन आउट हो गया। इतने टाइम तक मुझे कुछ भी नहीं पता था SSB के बारे में। NDA में जान चुका था क्या क्या आता है पेपर में, क्या सिलेबस है। SSB का मुझे कोई खासा आइडिया था नहीं। यूट्यूब पे जो वीडियोस होते हैं उन्हीं वीडियोस को देख के मैं गया हुआ था उस टाइम पर। उस टाइम पे जियो आई नहीं थी, तो हमारे पास इतना कुछ था नहीं, कैफे में जाके वीडियोस देखते थे उस टाइम, या फिर एयरटेल और आइडिया वाले सिम में रिचार्ज करके देखते थे। तो बहुत रेयर था कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देख, अब बहुत हो गया कि आप हर चीज को यूट्यूब पे ढूंढोगे, मिल जाएगा। उस टाइम पे यूट्यूब पे सब कुछ मिलता था नहीं मेरे टाइम पे, 2016 की बात कर रहा हूँ। 17 में जब मैं प्रिपेयर करता हूँ ड्रॉप ईयर लेके, उस ईयर में टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू मेरा नाम आ जाता है और मेरा कॉल लेटर आता है SSB के लिए। उस ईयर मेरा SSB हो रहा होता है इलाहाबाद मेरा SSB कॉल आता है उस ईयर। इस बार अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, वो पोस्ट मेरे घर पे आता है लेटर, और मैं देहरादून में हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मेरा लेटर आ गया है, घर पे है, और पोस्ट ऑफिस से वो घर तक पहुंचा नहीं है, पोस्ट ऑफिस में अटका है। इवन मेरे पेरेंट्स के हाथ में भी वो लेटर आया नहीं है, ना मुझे कोई खबर है, ना मेरे पेरेंट्स को कोई खबर है कि मेरा TES टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू कोई लेटर आया है SSB के लिए। कोई आइडिया नहीं है हमारे घर वालों को, ना मुझे।
डेट निकल जाती है, मैं एक मेल डालता हूँ उनको, वापस से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता है, दोबारा मेल डालता हूँ। एक बार डेट निकल गई तो डेट निकल गई, क्योंकि आप इंडियन आर्मी में जा रहे हो और आप डेट्स के साथ लापरवाही नहीं कर सकते हो। इवन दो मेरी गलती नहीं होती है, वो पोस्ट ऑफिस की गलती होती है, बट फिर भी जो आप चांस आपका चला गया वो चांस आपका चला गया, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। उसी फ्रस्ट्रेशन के साथ मैं वापस से विंटर्स वाले पे, जो 2 बार होता है, आपको पता है एनडीए 2 बार होता है कंडक्ट, एक बार जैन के टाइम में, एक बार सितंबर अक्टूबर के टाइम में। आई गेस अगर मंथ्स गलत बोल रहा हूँ तो ऐसे ही 6-6 महीनों में होता है। तो एनडीए 2 वाले पेपर में वापस से अपीयर करता हूँ जब मैं जेई मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसी टाइम पे। इससे पहले मेरे 2 अटेम्प्ट लॉस में चले गए, एक बार तो मैं स्क्रीन आउट हो गया और एक बार मैं लेटर ही नहीं आया मेरे पास। जब एनडीए 2 देने जाता हूँ एग्जाम देहरादून में, क्योंकि मैं जेई मेंस को प्रिपेयर कर रहा था, तो एनडीए 2 की मैथ्स मुझे इजी लगती है, जनरल नॉलेज थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, पहले पेपर्स क्लियर हो चुके हैं, तो मेरे लिए एक तरह से कह सकते हो कि ईजी हो चुका होता है पेपर। मैं जाता हूँ कॉन्फिडेंटली, पेपर देता हूँ, लौट आता हूँ। बट किस्मत इतनी खराब कि उस ईयर मेरा निकलता नहीं है एनडीए। जो जिस बंदे ने पिछली, जब 12th में था उस टाइम पे उसका एनडीए क्लियर हो जाता है, और जब वो जेई मेंस की प्रिपरेशन करता है तो उसका एनडीए नहीं निकलता है रिटर्न। अब ये रिजल्ट देखने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होता है कि जब एनडीए निकल नहीं रहा है तो फिर जेई मेंस तो नहीं निकलेगा, क्योंकि जेई, अगर एनडीए यहाँ है तो जेई मेंस यहाँ कहीं है, इतनी दूर। तो मुझे समझ आ जाता है कि जेई मेंस अब मुझसे नहीं होगा। ये सोच के मैं 15-20 दिन तक डिप्रेशन में रहता हूँ कि अब मेरे से नहीं होने वाला है कुछ। ये शायद मेरी लाइफ का वो फेज़ होता है जब मुझे लगता है कि अब मैं गिव अप मार दूं और किसी और फील्ड को ज्वाइन करूं, मेरे से नहीं होने वाला ये। बट आपको पता है कि हम पेरेंट्स से उतने खुले नहीं होते, या फिर पापा से कुछ भी कन्वे करने में डर लगता है हमें। मैं बेसिकली अगर मेरी बात हो तो मैं अपने पापा से, इवन अगर पेन खत्म हो जाए तो पेन नहीं मांगता हूँ, मैं खुद खरीद लेता हूँ, मम्मी से पैसे मांग लेता हूँ, पापा से नहीं मांगता हूँ। डर बहुत लगता है आज तक, आज की डेट में भी पापा जब घर पे रहते हैं या आसपास कहीं रहते हैं तो मैं बहुत डरता हूँ, जितना एक 5-6 का स्टूडेंट डरता है उतना डरता हूँ। टीवी ऑफ कर देता हूँ उनके डर से, बैठ जाता हूँ कहीं शांति से किताब खोल के, तो बहुत डर लगता है आज भी उनसे। तो इसलिए मैं कभी उनसे कन्वे नहीं करता हूँ कि मुझसे शायद जेई मेंस ना हो, मुझे डर लग रहा है, या मैं अब मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। कुछ भी नहीं कहता हूँ, नॉर्मली प्रिपेयर करता रहता हूँ देहरादून में ही रह के, और अप्रैल में मैं पेपर देता हूँ जेई मेंस का। 1 महीने बाद आई गेस रिजल्ट आ जाता है, और जेई मेंस में जस्ट थोड़े से नंबर से जेई मेंस क्वालिफाई कर जाता हूँ, जो कि कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि उससे मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला। रांची में मुझे मिल रहा होता है होम स्टेट के कोटा से, बट मेरी प्रीफर ब्रांच नहीं मिल रही होती है, केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही होती है, तो लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो CS या फिर ECE लेना था, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस, तो वो भी गिव अप। तो जब आप जेई मेंस का प्रिपेयर करते हो तो आपको पता होता है कि आप उसके साथ साथ और पेपर्स डालते हो। तो मैं भी डालता हूँ, इवन VIT डालता हूँ, अमृता का डालता हूँ, पेसेट डालता हूँ, कॉमेट के डालता हूँ, इतने सारे पेपर्स डालता हूँ साथ में। तो मेरा पेसेट निकल जाता है। घर पे एक प्रेशर बनाया जाता है कि साउथ की पढ़ाई बहुत अच्छी होने वाली है, तो आप साउथ की डायरेक्शन में चले जाओ, अब आप वहीं से इंजीनियरिंग करके आना, जॉब लेके आना। तो ये मेरी लाइफ की होती है दूसरी अचीवमेंट। पहली अचीवमेंट कि मैं एनडीए निकाल के SSB तक जाता हूँ, दूसरी अचीवमेंट कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज मुझे एक ढंग की मिल जाती है और रैंक के बेसिस पे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी ब्रांच होती है, पेस बेंगलुरु में चले जाता हूँ, एडमिशन लेके पढ़ाई स्टार्ट कर देता हूँ। पर मेरे अंदर से अभी तक वो आर्मी वाला भूत गया नहीं। ये आर्मी का भूत मुझ पे चढ़ता है जब मैं देहरादून में होता हूँ। जब मैं देहरादून में होता हूँ तो हमारे यहाँ पे एक एनुअल स्पोर्ट्स हुआ करता है। जब एनुअल स्पोर्ट्स होते हैं तो उस टाइम पे जो हमारे स्कूल के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट्स के लिए RIMs, इंडियन मिलिट्री कॉलेज लेके जाते हैं, आपको पता है, और IMA भी देहरादून में। तो जब IMA के कैंडिडेट्स को या फिर RIMC के स्टूडेंट्स को देखता था तो फिर हमें भी अंदर से आता था कि मैं भी इंडियन आर्मी पे जाना चाहता था। पर धीरे धीरे वो क्रेज कब ड्रीम में बदल गया मुझे पता नहीं चला। मैं इंडियन आर्मी के लिए इतना पागल हो गया कि नेवी, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स में ग्रुप वाले पोस्ट XY ये सारे पोस्ट भी डालने लगा। मुझे लगता था मुझे किसी भी तरह डिफेंस फोर्स में, किसी में भी, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी, जरूरी नहीं कि मुझे लेफ्टिनेंट बनना है या कोई अच्छे पोस्ट पे चाहिए, किसी भी पोस्ट पे, इवन रिक्रूट्स भी होती थी तो रिक्रूटमेंट में भी मैं भर देता था कि चलो दौड़ के भी ले लेंगे, बट आर्मी में जाना है। इतना पागल हो चुका था मैं आर्मी में जाने के लिए। तो जब मैं बैंगलोर चले जाता हूँ फर्स्ट ईयर में अपनी स्टडीज़ पे ध्यान नहीं देता हूँ। मेरा पूरा ध्यान होता है एनडीए पे। मेरा एक अटेम्प्ट एनडीए का बचा रहता है एज वाइज, 19.5 तक आप दे सकते हो, तो एक अटेम्प्ट मेरा बचा रहता है और मुझे लगता है कि इस अटेम्प्ट में निकालना है एनी हाउ। तो मैं उस अटेम्प्ट पे पूरा कॉलेज की एक सेमेस्टर को, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर जो हमारा होता है
कॉमन टू ऑल ब्रांचेस। उस सेमेस्टर में मैं सिर्फ और सिर्फ एनडीए प्रिपेयर कर रहा होता हूँ, कॉलेज बिल्कुल भूल चुका होता हूँ कि मैं कॉलेज में भी हूँ। एनडीए देता हूँ, बैंगलोर में ही सेंटर होता है, एग्जाम देता हूँ, एग्जाम क्रैक भी हो जाता है उस ईयर। और मुझे लगता है ये लास्ट चांस है मेरे लिए, किसी भी तरह मुझे एनडीए आर्मी ही ज्वाइन करना है, कॉलेज छोड़ना है, मुझे ड्रॉप लेना है कॉलेज। उस ईयर मैंने नेवी के लिए चूज किया था। उस ईयर फर्स्ट प्रीफरेंस मेरा इंडियन नेवी होता है। मुझे लगता है आर्मी में शायद मेरा हो नहीं रहा, तो मैं चेंज करके नेवी कर लेता हूँ। तो मेरा पड़ता है विशाखापट्टनम एसएसबी, और उस एसएसबी में मैं जाता हूँ। उस एसएसबी में फर्स्ट दिन टिक भी जाता हूँ, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे और फिफ्थ डे बाहर। इससे पहले तक मैं पागलों की तरह ब्लाइंडली प्रिपेयर किए जा रहा था इंडियन आर्मी के लिए, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मेडिकली अनफिट हूँ, क्योंकि देखने में 6 फीट का हट्टा कट्टा। कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं मेडिकली अनफिट हूँ। मेडिकली अनफिट मतलब मुझे कलर ब्लाइंडनेस होती है, और ये आज तक मुझे पता नहीं था। इतने बार पेपर दिया, एसएसबी देने गया, इंटरव्यू देने गया, बट मुझे कभी आइडिया नहीं होता कि मैं मेडिकली अनफिट हो सकता हूँ। तो दूसरी मेडिकली, अगर आप टेम्पररी मेडिकली अनफिट होते हो ना, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपको कुछ पीरियड का टाइम देते हैं, उतने टाइम में अगर आप करेक्ट कर सकते हो तो करेक्ट करके आ सकते हो। बट कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी चीज़ है गाइस जो मेडिकली ट्रीट नहीं किया जा सकता। वो आपके जेनेटिक्स में होता है, आपके मदर फादर किसी से वो जेनेटिक्स आते हैं, और आप उस चीज़ को कभी भी करेक्ट नहीं करा सकते हो किसी भी ऑपरेशन, किसी भी डॉक्टर के पास जाके। इंडिया, फॉरेन कंट्रीज, कहीं भी जाके आपका कलर ब्लाइंडनेस सही नहीं होने वाला है। तो मैं वहाँ से गिव अप कर देता हूँ कि शायद मेरी ड्रीम कभी पूरी नहीं हो सकती, और मैं शायद इंडियन डिफेंस फोर्सेस में कभी नहीं जा सकता अपनी पूरी लाइफ में। ये होता है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, कि वहाँ से मैं प्रिपेयर करना ही छोड़ देता हूँ। और उस ईयर जब मैं कॉलेज में होता हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि मेरी लाइफ का एक ही एम था जो मैं बहुत डेस्परेटली चाहता था, बट वो टूट गया। और वो ऐसा टूटा कि मैं उस चीज़ पे मेहनत करके भी सही नहीं कर सकता हूँ। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, पेपर निकाल सकता हूँ, एसएसबी निकाल सकता हूँ, बट मेडिकली फिट मैं नहीं हो सकता हूँ। अगर कुछ ऐसा होता जिसको मैं डॉक्टर से क्योर करा सकता था तो मैं वो भी करा लेता, बट ये ऐसी चीज़ थी जिसको नहीं करा सकते। बट अंदर से वो मन मानता नहीं है कि आप अगर किसी चीज़ के बारे में दिन रात ड्रीम देखते हो और वो पूरा ना हो, तो आपको अंदर से लगता है कि नहीं, कुछ तो ऑप्शन होगा, कुछ तो ऑप्शन होगा। यही सोच सोच के मैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, विपिन सिंह रावत हमारे शहीद जो हो गए आर्मी हेड थे, उनको हर किसी को मैं मेल करता रहता हूँ। मैं पागलों की तरह इंस्टा पे इंडियन आर्मी के पेजेस को मैसेज करता हूँ और उनको मेल करता हूँ कि मुझे किसी भी तरह आर्मी ज्वाइन करना। मुझे पता है ये फैक्ट कि वो कभी मेरे मेल या मैसेजेस को देखने वाले नहीं है, बट मैं इतना पागल हो चुका होता हूँ उस चीज़ में कि मैं उनको मेल और मैसेज करता हूँ। एक बार इंडियन आर्मी के पेज से मुझे रिप्लाई आ जाता है कि आप www.indianarmy की साइट पे जाओ और चेक करो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स अगर क्या क्या है कलर ब्लाइंडनेस के लिए। तो पता चलता है कि अगर आप CP2 हो, कलर ब्लाइंडनेस के वो होते हैं कितने लेवल तक आप हो, तो अगर CP2 हो यानी कि रेड ग्रीन जो बहुत कॉमन पाया जाता है वो हो, तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है मार्टिन लार्टन टेस्ट का। इस टेस्ट में क्या होता है, थोड़ी डिस्टेंस पे बैठे रहते हो और आपको अंदर एक लेजर से अलग अलग तरह की लाइट्स दिखाई जाती हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, और आपको कलर डिटेक्ट करना होता है। अगर आप वो कर लेते हो तो आप एयरफोर्स के लिए तो नहीं, बट इंडियन आर्मी और नेवी के लिए, अभी के मेडिकल स्टैंडर्ड्स मुझे पता नहीं है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं 2017-18 की। उस टाइम अगर आप मार्टिन लार्टन टेस्ट पास कर लेते हो तो आप फिर वो ECRA प्लेट वाला कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट पास करना कंपलसरी नहीं होता। फिर आप इंडियन आर्मी या फिर नेवी ज्वाइन कर सकते हो, बस एयरफोर्स नहीं कर सकते हो। एयरफोर्स को बहुत हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके मेडिकल्स के। तो मुझे दिमाग में आता है कि मैं मार्टिन लार्टन टेस्ट शायद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं CP2 हूँ, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है मेरा। तो बहुत सारे कलर्स तो दिखते हैं, बट रेड ग्रीन मुझे नहीं दिखता जब वो ECRA प्लेट में डिजिट्स लिखे होते हैं। तो मैं वापस से FCAT और CDS के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी NDA वाली एज निकल चुकी होती है। बट फिर कॉलेज में मेरा बैक लगता है, सबसे फर्स्ट बैक। तो मेरी लाइफ के ड्रॉबैक्स देखो, NDA से बाहर, इंडियन आर्मी से बाहर, मेडिकली अनफिट, अब कॉलेज में भी मेरा बैक लग गया क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इंडियन आर्मी पे था। तो फर्स्ट ईयर मेरी कॉलेज में आती है 2 बैक। अब उन 2 बैक के चक्कर में मेरी SGPA हो जाती है बहुत डाउन। आज तक मैंने कभी लाइफ में ये शेयर नहीं किया था किसी से कि मेरी कॉलेज में बैक आती है। ये फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ। शायद मेरे पापा मम्मी को भी आज ही पता चलने वाला है जब ये वीडियो डालूंगा कि मेरी कॉलेज में बैक आती है। मेरी SGPA बिल्कुल ज़मीन चाट रही होती है और मैं कॉलेज पे उतना फोकस करता नहीं हूँ। मेरा पूरा फोकस डिफेंस फोर्सेस में जाने पे रहता है। जब वो रिज़ल्ट आता है तब मुझे अंदर से लगता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना मैं डिफेंस फोर्सेस में जा रहा हूँ, ना मैं कॉलेज पे कुछ कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं गया, मैं ना इस साइड का रहूँगा ना उस साइड का रहूँगा, क्योंकि
कॉलेज तो चल रही है कंटिन्यू, मेरे लिए रुकी नहीं है और मैं इस साइड कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे रिजल्ट्स आ रहे नहीं है, मेडिकली मैं सही हूँ नहीं, स्टेबल है नहीं मेरा माइंड कहीं एक जगह पे। फिर मेरे अंदर से धीरे धीरे वो आर्मी वाला भूत एक कोने में दबने लगता है और वापस से कॉलेज की स्टडीज़ में, क्योंकि अगले साल आपको प्रीफर्ड ब्रांच में डाल दिया जाता है और आपकी स्पेसिफिक स्टडीज स्टार्ट हो जाती है ब्रांच वाइज। तो मैं धीरे धीरे वापस से अपने इंजीनियरिंग वाले ही लाइफ को एक्सेप्ट करके और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता हूँ कि चलो यही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब उस प्रिपरेशन में घुस चुके होते हैं, फिर धीरे धीरे सेमेस्टर 3 से सेकंड सेमेस्टर, मेरा पूरा फर्स्ट ईयर लगभग बर्बाद ही जाता है, कुछ भी अच्छा होता नहीं है। मेरा दिमाग यहाँ वहाँ घूम रहा होता है, 4 जगहों को मैं अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा होता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं होता है कि मैं एक जगह रह के फोकस होकर स्टडीज़ कर सकूँ। तो फर्स्ट ईयर मेरा पूरा बर्बाद जाता है। फर्स्ट ईयर मेरे 5.5 CGPA रह जाता, तो मुझे लगता है कि अब मेरी इंजीनियरिंग भी गई। बट सेकेंड ईयर से फिर अल्टीमेटली मैं थोड़ा थोड़ा मेहनत करना स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे मेरी CGPA 7 के ऊपर आती है, 7.4, फिर 7.6, 7.8, ऐसे करके मैं SGPA को इम्प्रूव करता हूँ हर सेमेस्टर बाय सेमेस्टर और धीरे धीरे CGPA मेरी ऊपर आना स्टार्ट होती है। बट अगर आप फर्स्ट ईयर में इतना बेकार आपका आ चुका है तो आप अल्टीमेटली 8th सेमेस्टर तक भी बहुत इम्प्रूव तो नहीं कर सकते हो। तो मेरी CGPA 6.56 पे आके अटक जाती है, ये मेरी फाइनल बन गई है अभी आज की डेट पे। तो मैं बहुत सारी कंपनीज में ट्राई करता हूँ, बट कंपनी की रिक्वायरमेंट्स होती है बहुत सारी कि 9 above 9 above 8 above 7 ऐसी होती है, तो मिल नहीं पाता। बहुत जगहों पे बैठता हूँ, पेपर देता हूँ, एग्ज़ाम देता हूँ, कहीं इंटरव्यू राउंड, कहीं कोई दूसरे राउंड में डिस्क्वालीफाई, ऐसे ही चलता रहता है। बट कुछ मिल नहीं रहा होता है मुझे। इंजीनियरिंग करने के बाद 4 साल के बाद कोविड आ जाता है बीच में, मैं घर आ जाता हूँ, घर पे बैठ जाता हूँ, तो इन सारी चीज़ों में मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही होती है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांच से हूँ। पर जनरली आपको पता है अभी आज के डेट में आप इलेक्ट्रॉनिक्स से होने के बाद भी आप अल्टीमेटली ज्वाइन करते हो सॉफ्टवेयर कंपनीज को, तो आपकी अगर कोडिंग स्किल अच्छी नहीं है तो आप शायद जॉब नहीं कर सकते हो। तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती है कि मैं कोडिंग से बहुत दूर भागता हूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा ठीक ठाक है, बट कोडिंग से मैं बहुत दूर भागता हूँ। तो इसलिए मेरा कुछ कंपनी के साथ हो नहीं पाता है कॉलेज के अंदर। घर आके बैठ जाता हूँ, 6-7 महीने घर पे बैठता हूँ, उसी टाइम दिमाग में आता है कि बहुत खाली हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं लाइफ में करूँ क्या। इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, घर आके बैठ गया हूँ, कोई जॉब नहीं लग रही है इंजीनियरिंग के बाद, तो एक जॉबलेस इंजीनियर की तरफ दिमाग मेरा इधर उधर भटकता रहता है। तो मैं यूट्यूब पे आता हूँ कि चलो एटलीस्ट एक कोई जगह ढूंढ लेता हूँ जहाँ पे मैं अपने दिमाग को उलझाए रखूँ, शूट करूँ, एडिट करूँ, जिससे मैं खाली टाइम पे ये ना सोचूं कि मैं अब करूँ क्या लाइफ में। क्योंकि अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो मैं उस डिप्रेशन से दूर जाने के लिए मैं यूट्यूब पे आता हूँ। बस यही एक रीज़न होता है मेरा यूट्यूब पे आने का। पहले स्टार्टिंग में बस एक रीज़न होता है यूट्यूब पे आने का। धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जैसे मेरा यूट्यूब पे कुछ व्यूज़ आने लगते हैं तो मज़ा आने लगता है। फिर 100 लोग, फिर 200 लोग, 300 लोग, सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगते हैं, तो इंटरेस्ट धीरे धीरे इस साइड आने लगता है कि यार मज़ा आ रहा है अब ये करने में। स्टार्ट तो बस मजे के लिए किया था, सोचा था कि 10 साल बाद जब देखूंगा अपने आप को ऐसे तो बहुत हंसूंगा देख के शायद कि मैं कैसा दिखता था या क्या करता था। बट अब धीरे धीरे मन लगने लगा यूट्यूब पे आके कि यूट्यूब की जर्नी मतलब इंजॉय करने लगा यूट्यूब पे वीडियो बनाना। बर्डन नहीं लगता यूट्यूब पे वीडियो बनाना। पहले बर्डन लगता था कि यार यूट्यूब पे वीडियो डालना है, अब बहुत मज़ा आता है डालने में। तो अब धीरे धीरे कुछ सीखना भी चाहता हूँ, एडिटिंग भी सीखना चाहता हूँ, कभी देखता हूँ, अलग अलग एंगल से शूट करना चाहता हूँ, तो क्रिएटिव होना चाहता हूँ लाइफ में धीरे धीरे। तो ये तो होती है कि इंजीनियरिंग करने का जॉबलेस घर पे बैठ के यूट्यूब चालू कर देता हूँ। बट घर वालों के सामने आप बैठ नहीं सकते बहुत टाइम तक। आपने इंजीनियरिंग में आपके पीछे इतना इन्वेस्ट किया गया है, इतने पैसे लगाए गए हैं, आप आके घर पे बैठ गए हो तो आपको अंदर से वो फील आती है कि नहीं मैं घर पे लंबा नहीं रुक सकता हूँ। कोई पेरेंट्स प्रेशर मेरे ऊपर नहीं होता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स पापा जॉब में है, तो कभी उन्होंने मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि जॉब करने के लिए कि तुम जॉब करो या घर की स्थिति ऐसी है कि जॉब करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ प्रेशर नहीं होता। बट आपको सेल्फ लगने लगता है कि मैं घर पे अब नहीं बैठ सकता हूँ, मेरे पीछे बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है पेरेंट्स ने, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये सोच के मैं ऑफ कैंपस ट्राई करना स्टार्ट करता हूँ बहुत सारी कंपनीज में। तो पहले तो इनिशियल स्टार्टिंग डेज में कुछ मिल नहीं रहा होता है, बट फिर एक भैया होते हैं DVC में, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जो मैंने वीडियोज भी डाली होंगी अपने यूट्यूब पे। वहाँ पे एक भैया के थ्रू पता चलता है कि वहाँ पे एक इंटर्नशिप के लिए प्रोग्राम चालू होने वाला है जिसमें कुछ पोस्ट वैकेंट हैं, तो मैं वहाँ डाल सकता हूँ, वैकेंसीज आई हुई हैं। फिर DVC में अप्लाई करता हूँ, फॉर्चुनेटली हो जाता है मेरा। बट उधर जाके ट्रेनिंग जैसे ही स्टार्ट करता हूँ तो आप उस वीडियो को देख लेना, आप समझ जाओगे कि मैं फिर
वहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली मेरा सब कुछ ट्यून अप हो नहीं सकता DVC के साथ, क्योंकि उनको EC वालों की उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो वहाँ पे भी मुझे छोड़ के आना पड़ता है, क्योंकि मेरा वो एज ए टेक्नीशियन वाला काम होता है। इंटर्नशिप में मुझे कुछ सीखने के लिए, आप इंटर्नशिप बेसिकली ज्वाइन करते हो कुछ सीखने के लिए, मुझे कुछ मिल नहीं रहा होता उधर, तो फिर DVC छोड़ के मैं आ जाता हूँ इंटर्नशिप बीच में ही। जब वापस घर आता हूँ फिर से ढूंढता हूँ कुछ, तो फिर मुझे एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मैं फिर से शॉर्ट लिस्टेड हो जाता हूँ ऑफ कैंपस ट्राई करके, जो कि मुझे 40K के आसपास सैलरी दे रही होती है। फिर उस जॉब को ज्वाइन करके घर से बाहर चले जाता हूँ और फिर वो जॉब करना स्टार्ट करता हूँ। 2 महीने जॉब करके अपना फर्स्ट ये फ़ोन खरीदता हूँ, जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, आईफोन, अपनी सैलरी से। तो धीरे धीरे लाइफ एक ट्रैक पे आ रही होती है। मुझे लगता है अब सब कुछ सही हो गया, चलो जो भी बीतना था पहले बीत गया। अब रिजल्ट्स की भी कोई डिस्कशन नहीं करता कि आपके इंजीनियरिंग में कितने मार्क्स आए। यूट्यूब पे वीडियोस भी डालता हूँ मजे के लिए वीकेंड्स पे, और जॉब भी अच्छी चल रही है, सैलरी भी ठीक ठाक आ रही है। तो धीरे धीरे लाइफ पे सही जगह पे पहुंच जाती है। लगता है कि अब सब कुछ स्टेबल है, लाइफ में ट्रैक पे है, आराम से एंजॉय करते हैं। बट 2-2.5 महीने बाद मुझे अंदर से फीलिंग आने लगती है कि 40K पे रुक के जॉब करना, वो भी इतनी बड़ी कोई प्रॉमिसिंग कंपनी है नहीं सॉफ्टवेयर वाली कि जॉब करके बहुत कोई आगे पहुंच जाऊंगा अलग लेवल पे। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, सीख भी नहीं रहा हूँ कुछ। तो स्लोली अंदर लगने लगता है कि कुछ जब तक बेटर नहीं करेंगे, ये कंपनी कल बंद हो जाएगी और या फिर मुझे ही निकाल दे, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ। तो ये सोच के मैं पहले कंपनी में काम करते करते प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ SSC CGL की। सारी बुक्स मंगा लेता हूँ, CGL की प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ। बट दिक्कत ये है कि जब आप न्यू कमर होते हो ना किसी कंपनी, आप न्यू ज्वाइन करते हो, तो आपको पता है कि आप सुबह से शाम तक कंपनी आपको इतना काम कराती है या इतना वर्कलोड होता है आपके ऊपर कि आप घर आके पढ़ाई तो नहीं कर सकते हो, या फिर बहुत मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे मैक्सिमम आप निकाल पाओगे। अगर आपको खुद खाना वाना भी बनाना हो शाम में, या फिर रोज़ बाहर खाना भी हो, तो भी आप हार्डली 2 घंटे मैनेज कर सकते हो घर आके कंपनी में दिन भर काम करने के बाद, क्योंकि आपके पास घर आने के बाद भी बहुत सारा काम बचा होता है। तो घर आके मेरी पढ़ाई हो नहीं पाती है, बुक्स, मटेरियल, कोचिंग सब कुछ रहता है मेरे पास, बट मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ उस चीज़ को। संडे सैटरडे उतना हो नहीं पाता है कि मैं उस लेवल की प्रिपरेशन कर लूँ। जितनी CGL में कंपटीशन हाई है, उस लेवल की प्रिपरेशन तो आप सिर्फ संडे से संडे कर नहीं सकते हो। तो मैं घर पे बात करता हूँ, डिस्कशन होती है हमारी घर पे, सबसे बातचीत करते हैं घर पे। तो सब लोगों का कहना होता है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि जॉब छोड़ना है और तुम कॉन्फिडेंट हो अपने इस डिसीजन के बारे में कि हाँ तुम CGL 1 से 2 साल में ट्राई करके निकाल लोगे, तो फिर छोड़ दो। तो मैं जॉब छोड़ देता हूँ। जॉब छोड़ के घर पे आ जाता हूँ, CGL की प्रिपरेशन कर रहा होता हूँ। घर नहीं आता हूँ, बेसिकली बोकारो जाता हूँ। मेरे व्लॉग्स में आपने देखा होगा मैं बोकारो शिफ्ट करता हूँ। घर मुझे पता होता है कि घर आने के बाद शायद वैसा इन्वायरमेंट मिल नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा फिर खेलने में लग जाऊंगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं घर नहीं आता हूँ, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए। बोकारो घर के पास ही 100-150 किलोमीटर है यहाँ घर से बोकारो। तो बोकारो शिफ्ट कर जाता हूँ, पूरा लगेज पूरा सामान के साथ। डायरेक्ट कंपनी में जहाँ जॉब कर होता हूँ वहाँ से बोकारो आता हूँ। प्रिपरेशन फुल टाइम स्टार्ट करता हूँ। अच्छी प्रिपरेशन चल रही होती है। 2.5 से 3 महीने अच्छे से प्रिपेयर करता हूँ। लगता है कि हाँ इस ईयर कुछ ना कुछ तो निकलेगा, CGL निकले ना निकले, उससे नीचे वाले CHSL और ये सारे पेपर्स तो जरूर क्रैक कर लेंगे इस बार। सब कुछ अच्छे लेवल पे चल रहा होता है। सडनली मेरी लाइफ में 23 एंटर करता है। हम सब की लाइफ में ऐसे 23 आता है। न्यू ईयर पे बहुत एंजॉय करता हूँ, और 23 मेरे लाइफ का एक ऐसा ईयर हो गया जिसे मैं शायद अब पूरी लाइफ तो कभी नहीं भूल सकता हूँ। अपने लाइफ के एंड तक मैं 23 को तो नहीं भूल सकता हूँ। इसलिए क्योंकि इससे पहले जो भी मैं फेलियर आता था वो एग्जाम से रिलेटेड था या सिर्फ इंडिविजुअल रिलेटेड था कि आज एग्जाम में फेल हो गया, आज जॉब से निकल गया, आज कॉलेज में फेल हो गया। तो पता था कि कल फिर मेहनत करूंगा, फिर से वो चीज़ ले आऊंगा, अचीव कर लूंगा उस चीज़ को। मैंने कहीं ना कहीं कमी करी, इसलिए मैं फेल हो गया, तो ये मुझे पता था। बट 23 मेरी लाइफ में एक ऐसा साल आता है जिसमें मैंने जो आपको स्टोरी के बीच में सुनाया कि 2015 में जब मैं देहरादून जाता हूँ बोर्डिंग स्कूल में, मेरा एक ऐसा फ्रेंड बनता है कि जिसके साथ भाई की तरह रहने लगता हूँ। वो फ्रेंड 23 जनवरी में मुझे इनवाइट करता है कि हम दोनों मिलते हैं कहीं, क्योंकि वो बाहर जाने वाला है, फॉरेन जाने वाला रहता है। उसकी कमर्शियल पायलट लाइसेंस क्लियर हो चुकी होती है, तो उसकी फ्लाइंग आवर्स कुछ बची होती है मल्टी इंजन के लिए, तो वो बाहर जाने वाला है। तो मैं भी सोचता हूँ हाँ भाई तू बाहर चले जाएगा फॉरेन कंट्री, फिर शायद 8-10 महीने तक मिलना नहीं हो पाएगा, तो मिलते हैं। ऐसा हम लोग प्लान करते हैं मिलने के लिए। SSC एक पेपर कंडक्ट करती है जनवरी में। मैं उस पेपर में फॉर्म अप्लाई करता हूँ, और मेरे बोकारो से, आपको पता है जो भी हो झारखंड से, कि रांची सबसे नियरेस्ट सेंटर हो सकता है बोकारो से, इसलिए मैंने बोकारो चूज भी किया था कि एग्जाम देने के लिए मुझे या तो धनबाद या तो रांची जाना पड़े, जो बहुत पास है मेरे लिए। दोनों साइड ही बहुत पास है। धनबाद तो इवन बस 30-32 किलोमीटर है मेरे लिए। तो मैं इंस्टेड ऑफ धनबाद रांची जमशेदपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना सेंटर, क्योंकि जमशेदपुर में ही मेरा वो फ्रेंड रहता है। मैं सोचता हूँ जमशेदपुर जाऊँगा, उस फ्रेंड से भी मिल लूँगा, एग्जाम्स भी दे दूंगा, दोनों काम हो जाएंगे, फिर उसके साथ एक पूरा दिन बिताऊंगा, फिर वो फॉरेन के लिए निकल जाएगा, मैं वापस से बोकारो आके पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगा।
तो ये सब कुछ प्लानिंग करके हम लोग 23 ऑफ जनवरी को मैं बोकारो से निकलता हूँ और 24 को मेरा पेपर होता है मॉर्निंग में 10 o'clock फर्स्ट शिफ्ट। 23 को मैं सुबह 1 बजे बोकारो से निकलता हूँ, बस लेता हूँ जमशेदपुर की, जमशेदपुर जाता हूँ। उस फ्रेंड से पूरी दिन भर बात हो रही होती है फ़ोन पे, वो भी बहुत एक्साइटेड, मैं भी बहुत एक्साइटेड। उस टाइम तक पता नहीं होता हमें कि लाइफ में कुछ ऐसा है, हमारे लिए कुछ ऐसा प्लान हुआ है लाइफ में, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बहुत खुश होते हैं। वो मुझे बस स्टॉप पे लेने के लिए आया होता है। मेरे पास बहुत, उस दिन भी मैं ब्लॉग शूट कर रहा होता हूँ तो मेरे पास वो वीडियो होती है, सारी वीडियोस हैं कि मैं कैसे कैसे घर से गया हूँ, क्या क्या मैंने किया, रास्ते में एंजॉय किया। जब जमशेदपुर ड्रॉप होती है मेरी तो उतरने के बाद फिर मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ, साथ में लोग मिठाई खाते हैं, मस्ती करते हैं, उसकी टांग खिंचाई करता हूँ। तो उसका वीज़ा वगैरह लग चुका होता है, वो सब कुछ मुझे दिखाता है। और जो दोस्तों के बीच होती है कि टांग खिंचाई कि तुम बाहर जा रहे हो, ये वो, तुम्हारी मजाक मस्ती चल रही होती है। फिर उसको जिद मच जाती है कि मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगा, पेरेंट्स से मिलाऊंगा अपने। और आपको मैंने पहले ही बताया कि हम दोनों के बीच में एक दूसरे के घर आना जाना और फैमिली के साथ मिलना बहुत कॉमन हो गया था। तो उसकी जिद पे मैं मान लेता हूँ कि ठीक है चलो तुम्हारे घर चलूँगा। इवन ये सारी चीज़ें मेरे पास मैं ब्लॉग शूट कर रहा होता हूँ और उसको बहुत मज़ा आता है मेरी ब्लॉग में आने में, तो वो भी आ रहा होता है मेरी ब्लॉग में कंटिन्यूस। तो हम लोग नॉर्मली मस्ती कर रहे होते हैं, वो मुझे पिकअप करने आता है, हम लोग साथ में चलते हैं उसके घर की तरफ। और वही शायद मेरी लाइफ का लास्ट मोमेंट हो गया जब फिर उसके साथ जा रहा होता हूँ। तो मरीन ड्राइव एक जगह है जमशेदपुर में जहाँ पे सामने की साइड से एक रॉन्ग साइड पे बाइक आता है, हमारी एक्सीडेंट होती है। और बाइक क्रैश के बाद मैं जिस स्कूटी पे मैं बैठा होता हूँ और मेरा फ्रेंड होता है, मैं वहाँ से जस्ट रोड के अपोजिट साइड पे जाके गिरता हूँ। और उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या होता है, 2 कोलिजन के बाद मुझे कुछ पता नहीं चलता। मेरा दोस्त चला रहा है, मैं पीछे बैठा हूँ, हम दोनों बातें कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में। और सडनली सामने से एक स्पीड से बाइक आती है, कौन सी बाइक होती है ये भी नहीं दिखती, जस्ट एक येलो कलर की हेडलाइट दिखती है, दोनों टकराते हैं। और मेरा दोस्त लास्ट ओ शिट बोलता है, टकराते हैं। फिर मैं गिरता हूँ बहुत दूर। 5-7 सेकंड तक मुझे कुछ पता नहीं है क्या हुआ, सिर्फ कान सुन पड़ जाते हैं मेरे। आसपास से बहुत सारी गाड़ियाँ क्रॉस कर रही है ये दिखता है, बहुत डिम लाइटें दिखती है। मुझे कुछ आइडिया नहीं होता है कि क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ जस्ट 1 सेकंड पहले। जैसे मैं सबसे पहले अपने आप को टच करता हूँ, पूरी बॉडी को, तो हेड वेड टच करता हूँ तो मुझे लगता है सब कुछ सही है मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और सब कुछ फिर से वापस कलेक्ट करता हूँ मेमोरी की, हाँ जमशेदपुर में हूँ, एक्सीडेंट हुआ है, मैं रोड पे गिरा हुआ हूँ। सेकंड जस्ट अपने सर को छूने के बाद देखता हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ। सेकंड मैं अपने फ्रेंड को आवाज़ देता हूँ और मुझे दिख रहा होता है अंधेरे में भी कि वो स्ट्रीट लाइट नहीं होती है उसके आसपास, तो मुझे अंधेरे में दिख रहा होता है कि वो अपनी स्कूटी के साथ मेरे से ऑलमोस्ट 15 to 20 फीट की डिस्टेंस पे है। तो मैं उस टाइम पे कोशिश करता हूँ कि मैं उठ के उसकी तरफ जाऊँ उसको उठाने के लिए। तब मुझे पता चलता है कि ये मेरा ये लेग ख़त्म हो चुका है पूरा कंप्लीटली, थाई, नी, नीचे, ये 3-4 हिस्सों में बट गया है और मैं हिल नहीं पा रहा हूँ अपनी जगह से। मैं सिर्फ हाथ और कमर हिला पा रहा हूँ, सर हिला पा रहा हूँ, बट इसके नीचे का पोर्शन मेरा कुछ काम नहीं कर रहा है। बॉडी बहुत सिवियर कर रही है। इतनी देर में तकरीबन 100-150 लोग हमें घेर लेते हैं रोड पे। मुझे टूटी हुई टांग से हाथ से कंधे से ऐसे पकड़ के उठा के जस्ट रोड के किनारे करते हैं ताकि रोड का ब्लॉकेज खुल सके, क्योंकि वो हाईवे है तो गाड़ियाँ कंटिन्यूस निकलती है। और मैं उतने टाइम में सिर्फ अपने फ्रेंड का नाम चिल्ला रहा होता हूँ कि भैया कोई प्लीज़ उसे उठाओ, प्लीज़ उसे कोई उठाओ और उसे होश में लाओ। क्योंकि वो कुछ, मैं जितनी बार भी चिल्लाता हूँ वो मुझे कुछ आंसर नहीं करता, तो मेरा अंदर ही धीरे धीरे फियर बढ़ना स्टार्ट होता है। बट मैं कभी भी बिलीव नहीं कर सकता इस चीज़ को कि ऐसा कुछ हो गया है। लोग कहते हैं अगल बगल कि भैया आपका फ्रेंड अब नहीं रहा, आपको बहुत चोट लगी, आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। मैं इवन उसके बाद भी इंसिस्ट करता हूँ कि नहीं, वो सब कुछ ठीक है, वो ठीक है, आप उसे उठाओ, वो उठ जाएगा, आप उसे उठाओ। उसके नाम से बहुत बार चिल्लाता हूँ बट वो उठता नहीं है। फिर मेरा डर बहुत बढ़ने लगता है। फिर मैं ही फ़ोन निकाल के उसके पेरेंट्स को कॉल करता हूँ, पुलिस को कॉल करता हूँ, एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। अपने से पहले मैं उसको एम्बुलेंस में बोलता हूँ कि भैया इसे लेके जाओ प्लीज़, ये अभी सही हो जाएगा, आप जो भी करो उस पर बिल्कुल फर्स्ट एड डालो जल्दी से। पहली एम्बुलेंस आती है, उसको लेके जाती है। सेकंड एम्बुलेंस आती है जो सामने से जिन्होंने क्रैश किया था उनकी भी हालत बहुत ख़राब होती है, उनको लेके जाती है। मेरे लिए कोई गाड़ी नहीं बची होती है तो मैं लास्ट में पुलिस की PCR में पीछे जो लास्ट सीट होती है उस पर मुझे बस ऐसे लगेज की तरह उठा के डाल दिया जाता है और नियरेस्ट हॉस्पिटल पे पुलिस वाले जैसे ट्रीट करते हैं वैसा लेके जाते हैं और फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल पे छोड़ दिया जाता है।
उसके आगे की स्टोरी आपको पता है कि मुझे 1-1.5 घंटे तक कोई भी फर्स्ट एड मेडिकल कुछ भी नहीं मिला होता है, इवन पेन किलर्स कुछ भी नहीं दिया गया होता है। कि उस नाइट के बाद मुझे लगता है कि शायद जब मैं वहाँ रहता हूँ तो मुझे लगता है मेरा फ्रेंड उठ जाएगा, भी सब कुछ सही हो जाएगा। तब तक मुझे पेन फील नहीं हो रहा था कि मुझे इतनी लगी है या ये हुआ है वो हुआ है, कुछ भी मुझे पता नहीं चल रहा होता है। मैं बहुत नॉर्मल रहता हूँ, मुझे कोई मेडिसिन भी नहीं मिला होता, फिर भी मैं नॉर्मल रहता हूँ। इवन अपने घर पे मेरे घर से कॉल आता है मम्मी का, तो मैं, क्योंकि ये लोग पूछना चाहते हैं कि तुम पहुँच गए जमशेदपुर अच्छे से हो, कल पेपर है तुम्हारा, तो जनरली मैं सबको बता के जाता हूँ घर से। तो कॉल आता है, मैं बोलता हूँ हाँ मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, बहुत कम चोट आई है मुझे। मैं फर्स्ट कॉल में ये बोलता हूँ, मुझे अच्छे से याद है। तो ये लोग घबराते हैं बहुत सुन के, बट मुझे पता होता है कि पेरेंट्स हैं, घबरा जाएंगे। तो मैं बोलता हूँ नहीं नहीं, बहुत थोड़ी सी चोट आई है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल सुबह तक ठीक हो जाऊँगा, और फिर कल सुबह तुम लोग ट्रेन से आ जाना, कोई इशू नहीं है, मैं पेपर दे के फिर चलेंगे यहाँ से साथ में। मैं बस ऐसा ही बोलता हूँ उनको, ताकि वो डरे ना, आराम कर रिलैक्स से रहें। बट जिस मोमेंट डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि मेरा फ्रेंड नहीं रहा, उसके बाद फिर मैं, मतलब एंजाइटी कह लो, या फिर एंजाइटी अटैक आती है मुझे, या बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, या क्या होता है मेरे साथ नहीं पता। बट उसके बाद मैं रोना स्टार्ट करता हूँ। उतने टाइम तक मैं बिल्कुल नहीं रोया, आराम से बात करता हूँ हर किसी से, डॉक्टर को एक्सप्लेन करता हूँ, पुलिस वालों को एक्सप्लेन करता हूँ सब कुछ, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, मेरे पेरेंट्स का नाम, अपना ID प्रूफ सब कुछ देता हूँ। बट जस्ट उसके बाद मुझे समझ आता है कि ये मतलब कोई छोटी एक्सीडेंट नहीं है, ये इतनी बड़ी एक्सीडेंट हो गई कि मेरी लाइफ में मैं भूल नहीं पाऊंगा इस एक्सीडेंट को। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट मोमेंट फिर से कॉल करता हूँ घर पे, और इस बार मैं रोने लगता हूँ, और उनको रोते रोते चिल्ला के बोलता हूँ कि आप जल्दी आओ, मेरी हालत ठीक नहीं है, आप जल्दी आओ। उस टाइम मैं नहीं समझ पाता हूँ कि मेरे पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा, बट मैं उस टाइम गिव अप कर चुका होता हूँ। अपना मेरा सारा पेशेंस, मेरे लेवल, मेरे अंदर जितना कुछ होता है वो सब मैं खो चुका होता हूँ। लास्ट में उनको बुलाता हूँ बहुत हड़बड़ी में, बट यहाँ से जमशेदपुर 7-8 घंटे का रास्ता है, तो ये लोग तुरंत तो निकल नहीं सकते। गाड़ी रिजर्व करेंगे, बुक करेंगे, फिर कोई ड्राइवर मिलेगा, फिर निकलेंगे। इतना टाइम, रात, ये कुछ एक्सीडेंट मेरी रात के 8, साढ़े 8, 9 बजे हुई है। सडनली कुछ भी होना पॉसिबल है नहीं। और मेरा पेन अब मुझे फील हो रहा होता है कि ये मेरा पैर मेरे बॉडी से अलग हो चुका है, इतना पेन होना स्टार्ट होता है, जो कि बेसिकली इंटरनली सारे ऑर्गन डैमेज हैं, बोन्स 2 हिस्सों में बट के ऐसे निकल चुकी है बाहर। मतलब अब मुझे सब कुछ फील होना स्टार्ट होता है। मुझे पापा यहाँ से कॉल करते हैं, क्योंकि पापा मेडिकल लाइन में हैं, तो फिर कुछ हेल्प मिलती है वहाँ पे। वो कॉल करते हैं किसी डॉक्टर को, फिर वहाँ से मुझे एक वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, फिर कुछ पेन किलर दिए जाते हैं। सब कुछ देने के बाद मैं खुद ही कहता हूँ कि मुझे आप अकेले एम्बुलेंस में डाल दो, मैं चले जाऊँगा, बस मुझे आप किसी भी तरह उठा के एम्बुलेंस में डाल दो, क्योंकि मैं खुद चलने की हालत में हूँ नहीं, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, इवन मैं करवट नहीं बदल पा रहा हूँ। तो आप मेरा ये पैर पकड़ो और मेरी पूरी बॉडी उठा के एम्बुलेंस में डाल दो। मेरे पेरेंट्स जहाँ भी आएंगे हम आधे रास्ते में मिल लेंगे, मैं खुद निकल जाऊँगा। क्योंकि उस टाइम तक मीडिया और पुलिस वाले मुझे इतना परेशान कर चुके होते हैं क्वेश्चन करके, कि मैं अब हालत में नहीं होता हूँ आंसर करने की। मेरे दिमाग में एक अलग ट्रॉमा चल रहा होता है मेरे दोस्त का, और मेरे ऊपर और अलग बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है उस टाइम। तो फिर मुझे वो एम्बुलेंस में डालते हैं, मैं वहाँ से निकलता हूँ और आधे रास्ते में पेरेंट्स से मिलता हूँ। उसके बाद की कहानी आपको पता है, आपने मेरा व्लॉग देखा है। तो मेरी कहानी मैं इसलिए आज सुना रहा था यूट्यूब पे, क्योंकि गाइज मैं ऑलमोस्ट लाइफ में हर एक जगह फेल हुआ हूँ। लाइफ में एग्ज़ाम्स में फेल हुआ हूँ, लाइफ में कॉलेज में फेल हुआ हूँ, लाइफ में किसी एक्टिविटी में फेल हुआ हूँ। मतलब लाइफ के हर एक ईयर में, हर एक टर्न पे मैं एक बार फेल हुआ हूँ। फेलियर मेरी लाइफ में चलता रहा है। और लास्ट ये ईयर मेरे लाइफ में कुछ ऐसा फेलियर हुआ, या कुछ कह लो ऐसा हुआ कि शायद मैं फिर से अपने आप को रिकलेक्ट नहीं कर पाता, फिर से मैं ये गौरव खड़ा नहीं हो पाता। बट अपनी माइंड को मैंने इतना स्ट्रॉन्ग किया इस चीज़ से निकलने के लिए, बहुत सारी उपाय किए, अगल बगल बहुत सारे दोस्त हैं, सब लोग रहते हैं, तो मतलब अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया कि अब उस चीज़ को याद तो करता हूँ बट अच्छे टर्म में याद करता हूँ। आज भी मैं अपने दोस्त को याद करता हूँ तो अच्छे टर्म में याद करता हूँ कि हम दोनों थे साथ में, बहुत बेहतर लगा उस टाइम पे। आज वो कहीं और है, ठीक है, जहाँ कहीं भी है, शायद फिर अगली लाइफ में कभी मिलेंगे तो अच्छे से मिलेंगे, तो ऐसा ही लगता है। बट अब मेंटली फिजिकली दोनों तरह से मैं धीरे धीरे स्ट्रांग होना स्टार्ट कर दिया, मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। तो इस स्टोरी का सिर्फ एक ही मकसद था आपको सुनाने का, कि आप लाइफ में शायद 10 बार गिरोगे, 20 बार गिरोगे, लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि शायद आप कभी आंसर ना कर सको। अब एग्जाम्स में फेल हो गए, आप उस चीज़ को कर लोगे। मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे एग्जाम्स में फेल होकर सुसाइड क्यों करते हैं या और सारी चीज़ें क्यों करते हैं, ऐसे स्टेप्स क्यों लेते हैं। क्योंकि
मैंने देखा अपने दोस्त के पेरेंट्स को, आज तक मैं उसके पेरेंट्स से या उसकी सिस्टर से कभी दोबारा बात नहीं कर पाया। उससे पहले मैं उसके घर गया हूँ, घर पे रहा हूँ, बट आज उस एक्सीडेंट के बाद मैंने दोबारा कभी मैं बात नहीं कर पाया। अब मेरी हिम्मत नहीं होती है बात करने की, मैं क्या बात करूँगा। वो जानते हैं कि मेरी वजह से नहीं हुआ ये एक्सीडेंट, बहुत लोग जानते हैं मेरी वजह से नहीं हुआ, बट कुछ भी कह लो मैं कनेक्टेड हूँ उस जगह पे, उस टाइम पे, तो इसलिए मैं शायद बात नहीं कर पाता हूँ। वो चाहें भी तो मुझसे बात कर सकते हैं, बट मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं होती कि मैं बात कर लूँ। तो इसलिए आज तक कभी मैंने दोबारा कॉल भी नहीं किया उनको पूछने के लिए। मैं क्या ही पूछूंगा, मेरा फ्रेंड ही नहीं है तो मैं क्या पूछूंगा, किसके थ्रू मेरी लिंक है वहाँ पे फिर। तो इसलिए तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में यार बहुत सारे अप एंड डाउन्स आएंगे, सिर्फ डाउन्स भी आ सकती है लाइफ में। 10 बार गिरोगे आप, कुछ ऐसा भी हो जाएगा कि जिसका बाद आपको लगेगा कि शायद अब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, कहीं नहीं जा सकते। कोशिश करते रहो, गिव अप मत करो, हारो मत। आपको लगे कि आप हार रहे हो तो अपने अच्छे दोस्तों को चुनो, जिसको आप सबसे ज़्यादा करीब मानते हो, उससे बातें करो, उसको शेयर करो अपनी सारी प्रॉब्लम्स, तो शायद लाइफ में सब कुछ अच्छी हो जाएगी। मेरी 2023 ऐसी गई है कि मेरे अभी फ़िलहाल अगर सामने देखूं तो एक भी दोस्त नहीं है। जो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था कहने के लिए वही था, भाई था, वही था जिससे मैं अपनी लाइफ की सारी चीज़ें शेयर कर सकता था। कुछ भी, अगर मैं कल शराब पी के आ जाऊँ तो मैं शायद घर वालों को ना बता पाऊँ, पर मैं उसको बोल सकता हूँ कि हाँ भाई मैंने पी रखी है। तो वो ऐसा दोस्त है। कुछ भी, कोई क्राइम भी करके आ जाऊँ तो मैं उसको बता सकता था कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया गलती से या जानबूझ के। बट अभी वो नहीं है, तो बहुत सारा कुछ रह जाता है मेरे अंदर जो मैं शायद कहीं शेयर नहीं कर सकता हूँ। आज लाइफ में पहली बार मैं यूट्यूब पे ऐसा कुछ शेयर कर रहा हूँ, तो बस इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप, अगर आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी ऐसा आता है जहाँ आप बहुत चारों तरफ से फंस चुके होते हैं, आपको कुछ नहीं दिख रहा होता है, आप ऊपर वाले पे बस भरोसा रखो, कुछ ना कुछ हो जाएगा लाइफ में। आप जब खुद अपने आप को इम्प्रूव करोगे तो आप लाइफ में बाहर आ जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप, अगर आपने किसी को खो दिया तो आपकी लाइफ वहीं पे रुक जाती है या कुछ हो जाता है। एक बार हारते हो तो फिर से आप कोशिश करोगे तो जीत जाओगे, कोशिश करते रहो कंटिन्यू। तो बस ये मेरी लाइफ जर्नी थी, ये मैं हूँ। अब ट्राई करेंगे कि हर वेडनेसडे और सैटरडे व्लॉग डालना स्टार्ट कर देंगे। अभी वर्ल्ड कप भी आ गया है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी फाइनली राम राम भाइयों, अब मिलेंगे आपसे वेडनेसडे को नेक्स्ट वीडियो में। अब सारे व्लॉग्स आएंगे। तो ये मैं हूँ, ये है गौरव, जिसने लाइफ में ऐसी जर्नी करी और फाइनली यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, मज़े करता हूँ। आप लोग क्वेश्चन पूछते हो, आप लोग कुछ डालते हो तो बहुत मज़ा आता है। मुझे नहीं पता इस वीडियो पे कितनी व्यूज़ आने वाली है, क्या आने वाला है, नहीं आने वाला है, बट हाँ, जो भी देखोगे उनको पता चलेगा कि मैं बहुत खुश रहता हूँ यूट्यूब पे, बहुत मज़े करता हूँ। कहीं घूमने आता हूँ तो बहुत हंस रहा होता हूँ। बट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, जिन चीज़ों को पीछे छोड़ दिया तो अब छोड़ दिया, वहाँ नहीं मुड़ता हूँ। कभी मन करता है, कभी याद आता है, रो भी लेता हूँ अकेले बैठ के, बट बस आधे घंटे रोया फिर सब कुछ सही हो जाता है। फिर मुझे पता चलता है कि जो चीज़ें हो गई वो चीज़ें हो गई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आपसे मिलेंगे वेडनेसडे को और सैटरडे को। अब सारे वीक्स में 2 व्लॉग्स डाला करेंगे। एक दिन पढ़ाई वाली, जो एसएससी की प्रिपरेशन हमने वापस से चालू कर दी है घर पे आके, और एक दिन कहीं बाहर घूमने चला करेंगे। तो राम राम दोस्तों, बाय बाय।